सभी को नमस्कार। एग्जाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो हमारा ग्रेड सेकंड साइंस का जो कोर्स शुरू हो रहा है, इसके विषय में आपकी एक क्वायरी थी कि सर कुछ डेमो क्लास डाली जाए। हालांकि जहाँ तक हमारा कोर्स की मैं बात करूँ या आज तक का जो पिछला हमारा जो टेस्ट रिकॉर्ड देखें या पीछे की जो क्लासेज है वो आप सब सर्वविदित है। आपने यूट्यूब के ऊपर टेस्ट सॉल्यूशन की पीडीएफ जो वीडियोस हैं वो भी देखी होंगी। बुक सॉल्यूशन जो चल रहा था उसकी सॉल्यूशंस भी आपने देखे होंगे। तो मुझे ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा कि हम इस प्रकार की आपको आवश्यकता पड़ेगी कि डेमो वीडियोस, लेकिन फिर भी एक दो क्लासें डेमो के रूप में हमारी आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी, एप्लीकेशन में भी फ्री कंटेंट में मिलेगी। जो भी हमारा ये कोर्स शुरू हो रहे हैं उन कोर्स का जो मटेरियल है वो आपको मुख्य रूप से एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, पुराने जो पेपर जितने भी हैं आपने बुक्स केमिस्ट्री की सबने देखी है, उसमें आपने सारा चीजें नोट की होंगी कि सर ने किस प्रकार से उसमें सॉल्यूशन दे रखा है, किस प्रकार के उसमें प्रश्न शामिल किए। वो केवल एक किताब है, बुक्स है। लेकिन हम उसमें कोर्स की बात करें तो जहां तक उस बुक से भी 10 गुना अच्छा मैटर आपको उसके अंदर मिलेगा। मतलब उस मटेरियल को किस प्रकार से आपको तैयार करना है, उसका जो कोर्स के अंदर ई नोट्स मिलेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, और उसमें पूरा एनसीईआरटी से कहां से प्रश्न बन सकता है। और कुछ नए परिवर्तन भी हैं जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि आपको जो एमसीक्यू है, ज्यादातर बैच के अंदर क्या रहता है कि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि कोर्स तो देते हैं, कोर्स के साथ क्या एमसीक्यू नहीं करवाते। तो हमें पता नहीं चल पाता कि जैसे आपने क्वांटम नंबर कर लिया या आपने कोई और टॉपिक कर लिया तो उसके एमसीक्यू यदि साथ साथ होते रहे तो आपको पता चलता रहेगा कि आज हमने जो टॉपिक किया है उसके सारे प्रश्न हमारे क्या है, सही है। और ये जो मटेरियल है वो सीमित है, उसके लिए सही है। और हमने इसी लेवल के प्रश्न ऑब्जेक्टिव निकालने, बच्चे क्या करते हैं पहले कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास जैसा मैंने काफी बार बताया था कि पोथे हमारे पास तैयार हो जाते हैं और उन पोथों को पढ़ने का मन नहीं करता बाद में। उसका कारण है कि आपके पास बाद में हम एमसीक्यूज निकालते हैं। तो आपको साथ साथ इसके साथ साथ हम एक आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर उपलब्ध करवाएंगे। और कोर्स जो व्यक्ति लेगा, जैसे साइंस सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है उसके अंतर्गत हम आपको एमसीक्यू विद सॉल्यूशन एक टेस्ट सीरीज भी हमारी निःशुल्क रहेगी। जो सितंबर में आयोजित टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज कोर्स लेने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। बाकी के लिए 1199 रुपए जो आपका रखा है चार्ज वो है। तो आप 1199 रुपए की टेस्ट सीरीज भी हमारे कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री कंटेंट के रूप में पाएंगे। तो मेरे आइडिया से आपको कोर्स, एमसीक्यू, सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है। तो कोर्स के अंदर बहुत सी चीजें ऐड है। इसके साथ साथ ई नोट्स आपको बिल्कुल एज एनसीईआरटी, बिल्कुल आपको केवल उसका प्रिंट निकालना और याद करना है। जैसे जैसे क्लासें चलेगी आप अपने आप आपको जो क्लास वाइज नोट्स अवेलेबल रहेंगे तो आप उन नोट्स के माध्यम से अच्छे तरीके से सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा हम डेप्थ में करवाएं, आपको केवल जो आपकी परीक्षा की डिमांड है। मैंने देखा है कई बार नोट्स मतलब 6-6, 7-7 रजिस्टर लोगों ने केमिस्ट्री के भर रखे हैं, 5-5 रजिस्टर मैंने देखे हैं। तो ऐसा कोई आपको बहुत ज्यादा मटेरियल भी नहीं मिलेगा। मटेरियल केवल आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है सारे आपको उस नोट से मिलेंगे। सारे एमसीक्यू जितने भी प्रश्न है वो सारे उसके अंदर आपको बैच के अंदर मिलेंगे। तो मेरे आइडिया से काफी बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर कोर्स काफी महंगा है। देखो कोर्स महंगा नहीं है, क्योंकि कोर्स के अंदर जो आपको फैसिलिटीज दी गई हैं वो फैसिलिटीज किसी भी कोर्स के अंदर आपको नहीं है। चाहे आप बड़ी से बड़ी कोचिंग का कोर्स आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको वहां 1000-1500 रुपए सस्ता मिल जाए, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल आपकी हल्की है। तो उसमें हमने सारी चीजें आपको विद वीडियो सॉल्यूशन सारा मिलने वाला है। कोर्स का पूरा आपको डेमो इसमें अंदर डाल ही देंगे। उसके बाद 15 तारीख से ये शुरू हो रहा है, इसको लॉन्च हमने कर दिया, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके माध्यम से लगभग 15 जनवरी के आसपास ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आपको रिवीजन करना है। और जो साथी कोर्स कर चुके हैं, जिनके पास कोर्स पहले से है या किसी कोचिंग का ले रखा है, वो चाह रहे कि हम कोर्स नहीं लेना चाह रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसके लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ताकि उस कोर्स के अनुसार आप अपना सॉल्यूशन और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से कर पाएं, बार बार अभ्यास करें। जो सूरतगढ़ के साथी नहीं है, सूरतगढ़ से बाहर के हैं, वो सूरतगढ़ जैसे ही सितंबर माह में होगी तो आप ऑफलाइन दे सकते हैं, या हमारा जो जयपुर और जोधपुर और सीकर में जो ऑफलाइन सेंटर वहां भी आप दे सकते हैं। तो आगे ये डेमो वीडियो के साथ दुलचंद जी आपको पूरा बताएंगे कि इस क्लास के अंदर आपको किस प्रकार का मैटर मिलने वाला है, कौन सा आपका टॉपिक है, आपको कैसे तैयार करना है। आगे 15-20 मिनट की ये क्लास दुलचंद जी। धन्यवाद।
नमस्कार साथियों, एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस सेकंड ग्रेड के लिए एक ऑनलाइन कोर्स जो अपन प्रारंभ कर रहे हैं, उस कोर्स पे बात करेंगे, अपन डेमो वीडियो की बात करेंगे। और डेमो वीडियो में भी हम एक ऐसा टॉपिक्स लेने वाले हैं, क्वांटम नंबर, जहाँ से हर साल सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पकाता है। और कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, पहले अपन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में क्वांटम नंबर पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये पूर्णतः जो अपना वीडियो है ये क्वांटम नंबर पे आधारित रहेगा और क्वांटम नंबर के हर संभव क्वेश्चन को इसमें जो है शामिल किया गया है। और अपना जो आगामी जो कोर्स रहेगा उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो इसी प्रकार रहेगी। पहले आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो भी मेन टॉपिक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे सब टॉपिक है, तो अपन हर सब टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस पर आधारित कम से कम 4 या 5 सवाल लेंगे, ताकि उस पर जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे पहले से जो है कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए कि एग्जाम में हमें इस लैंग्वेज में या इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन पूरे टॉपिक के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पूरे टॉपिक का एक व्यू मिल जाए कि आखिर इस टॉपिक में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है और हमें उसको किस प्रकार से, किस लेवल से हमें उसको जो है टैकल करना चाहिए और उसको जो है सॉल्व करने का क्या उसका जो है स्मार्ट मेथड रह सकता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर पे अपन बात स्टार्ट करें उससे पहले ये अपना जो ऑनलाइन जो बैच है ये हमारा जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये आपको हमारे ऐप पर जो है उपलब्ध रहेगा। इस ऑनलाइन बैच की जो विशेषता है उनके बारे में सर ने आपसे चर्चा कर रही है। और इसी के साथ साथ हमारे एग्जाम हेल्प की कुछ बुक्स हैं, जिसमें जैसे ये सबसे पहले जो आपको बुक्स दिखाई दे रही है रसायन विज्ञान की बुक्स है, जिसमें लगभग 2000 प्रश्नों का एक संकलन है। और प्रीवियस ईयर में जितने भी आरपीएससी ने विभिन्न एग्जाम्स में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं और हमारे सेकंड ग्रेड के लेवल के हैं, उनको इन सब में समाहित किया गया है और सबकी एक व्याख्या दी गई है। इसके साथ में एनसीईआरटी सार संग्रह भी दिया गया है, यानी कि ये बुक अपने आप में एक एनसीईआरटी है। अगर ये बुक आप कवर कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई जो कंसेप्ट है वो आपका जो है मिस नहीं रहने वाला है, आपका आराम से तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार ये हमारी जीव विज्ञान की बुक है, जो पूर्णतः सेकंड ग्रेड का सिलेबस इसमें लिखा गया है। इसमें भी लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन का संकलन है। ये भी पूरी जो है एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। अच्छा, आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे समाहित किया गया है। इसी प्रकार ये हमारी फिजिक्स की बुक है, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों के लिए सेकंड ग्रेड में फिजिक्स एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए फोबिया रहता है कि सर हम फिजिक्स का क्या करें, और लगभग मोस्टली बच्चे फिजिक्स को स्किप करते हैं। लेकिन स्किप करने की वजह से कई बार उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन से, या बहुत बॉर्डर पे जाकर के रुक जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि काश मेरे फिजिक्स के 2 या 5 क्वेश्चन सही हो जाते तो मैं आराम से सिलेक्ट हो जाता। उन बच्चों के लिए एक रामबाण बुक है। इस बुक में लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चनों का एक संकलन है और आरपीएससी ने विभिन्न एग्जाम में फिजिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, व्याख्या सहित मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। और अगर कोई बच्चे इसके टॉपिक तैयार कर लेता है, इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, तो एग्जाम में आराम से वो 10 से 12 क्वेश्चन का मैटर आराम से इजीली वो सोल्व करके आ सकता है। तो बहुत अच्छी बुक्स है। तो अगर कोई सेकंड ग्रेड का बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे जरूरी होगा कि अगर आप इस बुक्स को सोल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की, तो ये मानो कि आपका 60% सिलेबस तो कंप्लीट यही हो गया। और सिलेबस के साथ साथ अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि अगर आप टॉपिक पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से संबंधित इन बुक्स को सोल्व करते हैं, क्योंकि इन तीनों बुक की विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है कि जो आपका टॉपिक है, जैसे मान लो केमिस्ट्री का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे। बायोलॉजी में अपने बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे। फिजिक्स में बात करें अपने ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन के जितने भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं वो व्याख्या सहित आपको एक जगह मिलेंगे। तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी अच्छी तरह आभास हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे उसको किस तरह के सोल्व करना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन आपने सोल्व कर रखे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप पहले ही सोल्व करके जा चुके हैं। ये तीनों बुक्स अगर आपको प्राप्त करना है तो ये आपको राजस्थान के किसी भी बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं रहेगी। आप इसको एग्जाम हेल्प के ऑफलाइन सेंटर से, सूरतगढ़ से आप बाय पोस्ट इसको प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए आपको जो है इसका एक जो है पूरा पैनल है, उस पैनल के अकॉर्डिंग आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं या जो अपने स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं 582 वाले, इन पे आपको जो है एक मैसेज करना है, पेमेंट करनी है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में आपको जो है
बुक का आपका पूरा एड्रेस भेजना है और बुक आपके पास बाई पोस्ट 2 या 3 दिन में पहुंच जाएगी। अब अपन बात करें जो हमारी क्वांटम नंबर जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक पे अपन जो है पढ़ेंगे कि आखिर जो है ये क्वांटम नंबर क्या है और ये हमें किस प्रकार किस चीज में ये हेल्पफुल होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम संख्या। इस टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये मानो एक क्वेश्चन आपको ये 100% दे करके जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि वास्तव में क्वांटम संख्या होती क्या है। तो क्वांटम संख्या कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में स्थित है और कैसा उसका स्पिन नंबर है, तो इसके बारे में आपको जो है 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये चारों क्वांटम संख्या जो है परमाणु में अलग अलग जो भाग है उनको अलग अलग प्रकार से जो है परिभाषित करती है, ठीक है। जैसे अपन बात स्टार्ट करें सबसे पहले, तो वास्तव में क्वांटम संख्या क्या करती है। तो क्वांटम संख्या परमाणु में जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों को उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अलग अलग करती है और फिर उनके आधार पर 3 क्वांटम संख्याएं बनाएगी। उनके बारे में एक एक अपन चर्चा करेंगे। वैसे टोटल 4 क्वांटम संख्या होती है। जैसे सबसे पहले क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन जो है n से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन है वो वैज्ञानिक बोर ने किया था और ये जो क्वांटम संख्या है ये मुख्यतः कोष के बारे में यानी कि सेल के बारे में जानकारी देती है, कोष से संबंधित है, ठीक है। यह उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित कक्षा का नाम, आकार और ऊर्जा, इन दोनों की जानकारी देती है। आकार और ऊर्जा की जानकारी देती है, ठीक है। n का मान जो है 1 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर कहां तक, अनंत के बीच में हो सकता है। और एक निश्चित कक्षा में, कक्षा बोल दो या कोष बोल दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ये भी कहां से निर्धारित होता है, मुख्य क्वांटम संख्या से होता है, ठीक है। और कक्षकों की संख्या कितनी होती है, n² होती है ना, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कक्षक की संख्या की क्या होगी, 2 गुना होगी। तो ये अपनी बात किस पे चल रही है, मुख्य क्वांटम संख्या पे चल रही है। तो मुख्य क्वांटम संख्या में सबसे मेन बात अपने को ये ध्यान रखने वाली है कि ये प्रदर्शित क्या करती है, ये जो है जो कक्षा है, ठीक है, उसका आकार और उसकी ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी देती है। उसके बाद में जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है उसके कोणीय संवेग से भी संबंध प्रदर्शित करती है। और ये बोर मॉडल में अपने एक परिकल्पना पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि mvr जो है वो nh/2π होगा। n यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और h प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और mvr क्या है, ये कोणीय संवेग है। m वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी है, r उसकी जो कक्षा है उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको कह दिया कि 5th कोर्स के अंदर उसका कोणीय संवेग निकालिए, ठीक है। तो वहां से अपन इसको रिलेटेड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर n का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब अपन बोर परिकल्पना पढ़ते हैं, बोर परिकल्पना पढ़ने के बाद में जब हम कक्षक की रेडियस निकालते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास ये आता है, ठीक है। रेडियस जो होती है वो 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम में होती है, यानी कि देखो ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। यानी कि n का मान बढ़ेगा तो रेडियस का मान बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है अगर n का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा जो होती है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वो होती है -13.6 इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अगर n² का मान बढ़ेगा तो ये मान घटेगा, ऋणात्मक मान घटेगा, और ऋणात्मक मान घटेगा इसका मतलब एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी कि जैसे से इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता जाएगा उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के वेग का यह फॉर्मूला होता है और ये भी n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि n का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो है n जो है मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो वेग, ऊर्जा और त्रिज्या इनके बारे में जानकारी भी दे सकती है, कोणीय संवेग से संबंधित भी हो सकती है, और मुख्य जो जानकारी देती है वो हमें कक्षक के आकार यानी कि त्रिज्या आ गई, और ऊर्जा के बारे में जानकारी देती है। ये कौन निर्धारण करती है, ये मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या पे चर्चा हुई। अब इसमें दूसरे प्रकार की जो क्वांटम संख्या है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ये हमें उपकोष के बारे में जानकारी देती है, सब सेल के बारे में जानकारी देती है, ठीक है ना। इसका प्रतिपादन सोमरफील्ड ने किया, ठीक है। यह उपकोष का नाम देखो, ये उपकोष के बारे में आगे वहां पे कक्षा की बात हो रही थी यानी कि कोष की बात हो रही थी, उसके साथ में कक्षक की आकृति, ठीक है, और एनसीईआरटी में दे रखा है कक्षक का त्रिविमीय आकार। देखो ये नाम भी ध्यान रखना, त्रिविमीय आकार भी दे सकता है।
कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। एक निश्चित अगर nth कक्षा में L का मान जो होता है वो 0 से n-1 के बीच होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको n का मान दे रखा है और n से अगर आपको L निकालना है तो उसका मान 0 से n-1 के बीच होता है। किसी विशेष उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, देखो बात कहां पे हो रही है, उपकोष में, क्योंकि उपकोष किससे संबंधित है, द्विवर्षीय क्वांटम संख्या से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, 2 × 2l+1, यहाँ पे L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। विशेष उपकोष में कक्षक की संख्या, तो कक्षक संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 2l+1 हो जाएंगे। अब L के मान अलग अलग कक्षक के लिए, उपकोष के लिए L के मान अलग अलग होते हैं। जैसे S उपकोष के लिए L का मान 0 होता है क्योंकि L उपकोष में एक ही कक्षक होता है, ठीक है। P उपकोष में L का मान कितना होता है, 1। D उपकोष के लिए L का मान कितना होता है, 2, और F उपकोष के लिए L का मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार कक्षक की जो आकृति होती है, यानी कि त्रिविम में जो अभिविन्यास होता है उसको भी बताती है। तो S कक्षक की आकृति कैसी होगी, गोलाकार। P कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। D कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार, और F कक्षक की आकृति कॉम्प्लिकेटिव यानी कि जटिल होती है। और अगर आपको कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है तो √L × L/2π, है ना। तो ध्यान से देखना, मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो केवल कोणीय संवेग को प्रदर्शित कर रही थी, और जो द्विविंशी क्वांटम संख्या है ये कक्षीय कोणीय संवेग को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। और उसका मान क्या होता है, √L/1h/2π होता है, ठीक है। ये पूरी द्विविंशी क्वांटम संख्या के बारे में बात है, ठीक है। तो द्विविंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं अपने, L से। किसके बारे में बताती है, मेनली कक्षक की आकृति के बारे में बताती है, सबसे बड़ी बात। और ये किससे संबंधित है, उपकोष से संबंधित है, ठीक है। बाकी इस पे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वांटम संख्या है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, लिंडे ने किया था। यह कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास की जानकारी देती है, ठीक है। अब देखना, ये त्रिविम अभिविन्यास नाम दे रखा है, और एनसीईआरटी के अंदर जो है कक्षक का त्रिविम आकार पूछ ले तो आपको कौन सा देना है, द्विविंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को बिल्कुल ध्यान में रख करके ये आपकी इस टाइप से नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे m का मान, तो m का मान जो होता है, m का मान जो होता है वो -L से लेके 0 को शामिल करते हुए, ठीक है, -+L तक होता है, ठीक है। तो जो है m का मान, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है -L से 0 को शामिल करते हुए कहां तक होता है, +L तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में अपने को मेनली ये 3 बातें ही ध्यान रखनी है, ठीक है। और लास्ट क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन गाउडस्मिट और उलहेनबेक ने किया था, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन के समय के अक्ष के चारों ओर परचक्रण अभिविन्यास को अर्थात दिशा की जानकारी देता है। प्रत्येक कक्षक विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एक अगर वामावर्त होगा तो दूसरा क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। इलेक्ट्रॉन का अगर चक्रण कोणीय संवेग निकालना है, देखो यहाँ पे चक्रण कोणीय संवेग है, तो आप कौन सी क्वांटम संख्या लेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर लेंगे, और ये किसके बराबर होगा, S+1h/2π के बराबर होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक है वो टॉपिक हो गया, ठीक है। और इस टॉपिक पे अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे बन सकते हैं अपन उस पर अगर चर्चा करें। सबसे पहले जैसे आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम के अंदर, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे दे रखा है आपको, एक तरफ क्वांटम संख्या दे रखे और उससे संबंधित जानकारी दे रखी है भी, ये कौन सी जो है जानकारी देती है हमें, ठीक है। तो अब ये हमने टॉपिक पढ़ दिया, टॉपिक पढ़ने के बाद में अब इस पे अपन सारी बातें करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बनाती है हमें, मुख्य क्वांटम संख्या जो है कक्षक का आकार, ऊर्जा कोश की क्या करती है, जानकारी देती है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले द्विगुणसी, ये द्विगुणी नहीं, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या क्या बताती है आपको, ठीक है। कक्षक की आकृति या कक्षक का त्रिविम आकार तथा उपकोष का प्रदर्शन करती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण का अभिविन्यास प्रदर्शित करती है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो थर्ड 4 फर्स्ट सेकंड, थर्ड 4 फर्स्ट सेकंड, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन करके आ सकता है, और हमें ऐसे कंसेप्ट क्या रखने, क्लियर रखने हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चले अपन, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, n बराबर 4, s बराबर -1/2 तथा n बराबर 3 और l बराबर 0 क्वांटम संख्या से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो आपको मान दे रखा है, n का मान दे रखा है कितना, 4।
तो अगर आपको मुख्य क्वांटम संख्या n दे रखी है और आपको दे रखा है कि स्पिन क्वांटम नंबर उसका केवल कौन सा देखना है आपको, -हाफ वाला देखना है, तो हमें पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 2n² लगाओगे। ठीक है, तो 2n² के अनुसार ये क्या होना चाहिए, 2 की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा टोटल, है ना। 4 × 4 16, 16 × 2 कितना जाएगा 32। अब 32 हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन है, इसमें से प्लस हाफ वाले भी तो होंगे और माइनस हाफ वाले भी तो होंगे। क्यों, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो है दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आधे तो इसमें जो 16 तो प्लस हाफ वाले होंगे और 16 क्या होंगे, माइनस हाफ वाले होंगे। तो सीधी सी बात है n बराबर 4 और s बराबर -1/2, इनसे संबंधित टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं n बराबर 3 और l बराबर 0, n बराबर 3 और l बराबर 0, l बराबर 0, देखो n बराबर 3, l बराबर 0 कौन से कोष के लिए बात हो रही है, कौन से उपकोष के लिए बात हो रही है, l बराबर 0 किसके लिए होता है, s के लिए। तो बात हो रही है यहाँ पे 3s उपकोष की, और 3s उपकोष में, तो s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s उपकोष में एक कक्षक होता है, इसलिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब देखो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 और 2, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम संख्या से संबंधित अपन जो ये फॉर्मूला अपन पढ़ गए हैं और यहां से अपन ने जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसे कथन कौन सा है, n बराबर 3 l बराबर 1, उपकोष में अधिकतम 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, n बराबर 3 और l बराबर 1 उपकोष में अधिकतम 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n बराबर 3। ठीक है, l बराबर 1, l बराबर 1 किसके लिए होगा, p के लिए। तो अगर p की बात करें, है ना, तो p में अगर आपसे पूछे कि इसमें अधिकतम 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात देखो 3p कक्षक, है ना, p में कितने कक्षक होते हैं, 3 होते हैं, तो 3p में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। ठीक है, अच्छा ये पूछा अपने से असत्य, तो असत्य एक तो ये हो गया। ठीक है, ये असत्य है। फिर n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0 हेतु अभी निर्धारित कक्षकों की संख्या कितनी है, 1 है। ये कह रहा है इसके लिए जो कक्षक है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कक्षकों की अगर संख्या निकालनी हो आपको, तो कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2l + 1। ठीक है, अब देखो m बराबर 0 होना चाहिए, m बराबर 0 के लिए देखो बात करें, है ना, देखो n बराबर 3 l बराबर 1, अगर l बराबर 1 है तो अगर हम m का मान निकालें तो m का मान क्या होगा, माइनस है l से लेके 0 को शामिल करते हुए प्लस l तक होगा। ठीक है, अब इसका मान -1 0 + 1। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि जिसके लिए m का मान 0 है वो एक कक्षक है, बिल्कुल देखो ध्यान से एक कक्षक है ये, है ना, ये एक कक्षक क्या होंगे, एक होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल क्या राइट बात है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 से अनंत को होता है, ये बात गलत हो गई। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमने पढ़ा था, है ना, 1 से लेके कहां होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। 2p और 3p कक्षक आकृति में अंतर रखते हैं, 2p कक्षक और 3d कक्षक 3p कक्षक आकृति में अंतर रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते, है ना। 2p की जो 2p कक्षक है वो भी इसी टाइप से द्विडंबलाकार होता है, और 3p है ये भी क्या होगा, सीधी सी बात डंबलाकार होगा। तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। l बराबर 1 हेतु कक्षक डंबलाकार होगा, तो l बराबर 1 के लिए उपकोष कौन सा होगा, p, और p कौन सा होता है, डंबलाकार होता है, ये बात क्या होगी, सही होगी। तो पूछा क्या इसने, गलत कथन पूछा था, 1 2 3, यानी कि a c और d, यानी कि आंसर नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ये, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी मूल अवस्था में निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। अब कौन सा जो है संभव होगा, कौन सा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी अगर एक हमने जो है ट्रिक बना रखी है, एक जो है इसका कंसेप्ट बना रखा है। देखो n का मान कभी भी l से छोटा नहीं होता। अगर असंभव स्थिति के लिए बात करें तो l का मान, n का मान जो है कभी भी l से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या का नाम जो मान है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर से न तो छोटा हो सकता और न उसके बराबर हो सकता। l का मान कभी भी m से छोटा नहीं हो सकता, अर्थात l जो है वो कभी भी m से छोटा नहीं हो सकता। ये दो स्थिति असंभव के लिए। फिर संभव हेतु बात करें, n का मान सदैव l से बड़ा होता है। ठीक है, और l का मान m से या तो बड़ा होता है या इसके क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हमने यहां पे आपको बता रखी है।
ठीक है, अब इसके आधार पे बस इतना ध्यान रखना आपको, इसके आधार पे आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, m बराबर 0 है, s बराबर प्लस हाफ है। ठीक है, तो अगर इनको देखें अपन ध्यान से, तो इसमें देखो सीधी सी बात है भी n का मान बड़ा है, देखो n का मान 3 है, l का मान 0 है, तो l का मान 0 होगा तो m का मान 0 होगा, s का मान प्लस हाफ हो सकता है। n का मान बड़ा है, l का मान छोटा है, ये संभव है। n का मान 2 है, l का मान 1 है, m का मान -1 है, बिल्कुल सही बात है, ये भी संभव हो सकता है। l का मान 3 है, l का मान 2 है, m का मान 1 है। ठीक है, तो ये भी संभव हो सकता है। n का मान 4 है, l का मान 2 है, m का मान देखो -3 है, -3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर l का मान 2 है तो m का मान क्या होगा, -l से आपको 0 शामिल करना है और प्लस l तक लेके जाना है, यानी कि -2 -1 0 +2 +1 +1 +2 सॉरी। ठीक है, ये होगा इसका मान, है ना। तो देखो यहां कहीं भी m का मान -3 नहीं आ सकता, तो ये तो कह रहा है m का मान जो l से बड़ा है, तो ये कथन कभी भी संभव नहीं है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में सोल्व करके जाए, ऐसा क्वेश्चन पक्का 100% हर एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी व्याख्या होगी, इस टाइप से आपको व्याख्या मिलेगी। ठीक है, l बराबर 2 वाले उपकोष ले सकता है, अगर l बराबर 2 है उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो l बराबर 2 है, तो अगर उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए अपन फॉर्मूला पढ़ गए थे 2l + 1, 2 × 2 + 1, ये कितना हो गया 2 × 5 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। आपसे क्या पूछा है, कक्षक की संख्या पूछी है ना। तो कक्षक की संख्या किसके बराबर होती है, n² के बराबर होती है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 9, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर इसका हो जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट चले अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ कोर्स में कुल कितने कक्षक होंगे। 4 नंबर कोर्स में आपसे पूछ रहा है कुल कितने कक्षक होंगे, ये लैब के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ कोर्स में कुल कितने कक्षक होंगे, तो सीधी सी बात है n का मान दे रखा है आपको, कोर्स की संख्या दे रखी है, कुल कक्षक पूछे हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n² लगेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न देखो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, यदि n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2 है तो धातु कौन सी होगी। ठीक है, तो यहां इसने पूछ लिया अपने से धातु के बारे में, पूछ लिया भी यहां पे कौन सी धातु होगी इसमें। ठीक है, देखो n बराबर 4 है, n का मान 4 हो गया। l बराबर 0 है, l बराबर 0 कब होगा, जब s उपकोष होगा, यानी कि 4s। ठीक है, m का मान भी 0 है और s का मान जो है -1/2 है, माइनस क्या है 1/2 है। तो इसके लिए कौन सी धातु हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखें, है ना, तो सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए हमें पता है कि सबसे अंतिम कोष इलेक्ट्रॉन जो है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3 नंबर में जाएगा, इसके लिए तो n का मान कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए क्या होगा 12 है ना, 3s1 होगा इसमें, और इसके लिए क्या होगा 3s2 होगा, और 3s2 इसमें 3s1 होगा, इसमें 3s2 होगा, तो इसके लिए भी n का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है, कैल्शियम के लिए बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सीधी सी बात है 20 होता है। 20 होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, और 4s2। तो देखो n का मान कितना हो गया, इसके लिए n का मान हो गया 4 हो गया। ठीक है, और s का मान -1/2 संभव है, बिल्कुल सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -1/2 भी हो सकता है, +1/2 भी हो सकता है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास देकर के भी हमसे ये पूछ सकता है कौन सा जो है संभव हो सकता है, या कौन सा तत्व हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऐसे कथन है। ठीक है, गौण क्वांटम संख्या जिसको अपन द्विगंशी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, वो कक्षक की आकृति से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ना। गौण क्वांटम संख्या यानी कि एल की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है, कक्षक की आकृति से संबंधित होती है, ये बात अपन पढ़ करके आए हैं। L बराबर 0 तो कक्षक गोलाकार होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि L बराबर 0 है तो उपकोष कौन सा होगा, उपकोष जो होगा S, और S उपकोष का S कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है।
L बराबर 1 तो ऑफकोर्स कौन सा होगा P, और P कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार होती है। तो ये तीनों बातें क्या है, सत्य है। गौण क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्षक ऊर्जा से संबंधित है, ये गलत बात है ना। कक्षक ऊर्जा से संबंधित कौन सी क्वांटम संख्या है, वो है मुख्य क्वांटम संख्या। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे हर कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटम संख्या समूह जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हेतु संभव नहीं है, वही सेम बात है ना। वही भी अगर संभव स्थिति कौन सी होगी, असंभव स्थिति कौन सी होगी, इन पे देखो अपन ने जो है अभी अपन चर्चा करके आ गए थे, ठीक है ना। भी कौन सी स्थिति संभव होगी, कौन सी स्थिति असंभव होगी। तो ये कह रहा है कि कौन सी स्थिति जो है संभव नहीं है ना। तो देखो अगर n का मान 2, l का मान 1, m का मान 0, s का मान प्लस हाफ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। n का मान बड़ा है, l का मान छोटा है, m का मान उससे भी छोटा है, तो ये कथन बिल्कुल संभव हो सकता है। n का मान 3, l का मान 3, तो देखो कभी भी हमने पढ़ा था कि n का मान न तो l से छोटा हो सकता न l के बराबर हो सकता, तो ये असंभव वाली स्थिति है। तो एक तो ये हो गया कि ये असंभव होगा। n का मान 3, l का मान 2, m का मान -2। तो देखो अभी हमने पढ़ के आए थे एल का मान कभी भी, ठीक है ना, जो है एम के मान से न छोटा हो सकता, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि एन का मान 3 है, एल का मान 2 है, एम का मान भी -2, ठीक है। हाँ ठीक है, ये बात सही है, लेकिन एस का मान ये -1 कह रहा है, एस का मान 1 कभी भी संभव नहीं है, तो ये कथन भी असंभव हो गया। एन का मान 4, एल का मान 3, एम का मान -2 हो सकता है, और एस का मान प्लस आप भी हो सकता है ना। क्योंकि अगर एम देखो जैसे एल का मान 2 दे रखा है, तो अगर आपसे पूछ ले कि एम के मान क्या होंगे, तो -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -2 तो हो सकता है, ये सत्य है, लेकिन एस का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो एस के कथन कौन कौन से हो गए, 2 और 3, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्वांटम संख्या पे हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है अभी जो सितंबर में एग्जाम हो रहा है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या होगी। अगर सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम क्या हमें पता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस कोष में जा रहा है। तो इसके लिए n का मान कितना हो सकता है, 3, l का मान कितना होगा, 0। अगर l का मान 0 है तो m का मान कितना होगा, 0, क्योंकि m का मान तो l के मान से डिसाइड करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा l का मान s के लिए 0 हो गया, m का मान 0 हो गया, और s का मान जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो +-1/2 हो सकता है। तो 3 0 0 +-1/2, तो यही आंसर 2 नंबर इसका सेट बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षक कितने होंगे, है ना। तो वही सेम बात है, n का मान 3 दे रखा है, आपसे कक्षक पूछे तो n स्क्वायर करना है, तो n स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा n स्क्वायर से, है ना। अभी अपने मुख्य क्वांटम संख्या में पढ़ा था कि कितने होंगे, n स्क्वायर के बराबर उसमें कक्षक की संख्या होगी। l बराबर 4 हेतु कुल कक्षक कितने होंगे, तो l बराबर 4 हेतु कुल कक्षक संख्या कितनी होगी। अच्छा l बराबर 4 के लिए पूछा है ना, तो l बराबर 4 के लिए अगर आपसे कुल कक्षक संख्या पूछे, आपको उपकोष नंबर दे रखा है, तो उपकोष नंबर से कक्षक संख्या कैसे निकालते हैं, 2l + 1 से निकालते हैं ना। तो 2 × 4 × +1, तो ये कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ ली और फिर उस पर अपने ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉन की अद्यतन संख्या क्या होगी। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में पूछे हैं, तो ये अपने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 2n² होगी, कक्षक की संख्या क्या होगी, n² होगी। n + l का अपन नियम पढ़ते हैं, जिसमें अपन जो कक्षक की ऊर्जा क्रम का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, n बराबर 4 और s बराबर -1/2 हेतु तत्वों में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, है ना। तो देखो n बराबर 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n², यानी कि 2 × 4 की स्क्वायर, यानी कि 32 होंगे, ठीक है। इसमें पूछा कि केवल -½ वाले कितने होंगे, तो -½ वाले कितने होंगे, आधा आधा होंगे, -1/2 + 1/2, यानी कि इसके भी 16 होंगे और इसके भी 16 होंगे, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे, मुख्य क्वांटम संख्या n 0 से अनंत हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, गलत है ना, 1 से अनंत के बीच में हो सकती है। कक्षक की ऊर्जा ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, कक्षक की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं क्या, मुख्य क्वांटम संख्या से। कक्षक की त्रिविमीय आकृति दर्शाती है क्या, गलत बात, ठीक है। समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों का त्रिविमीय अभिन्यास दर्शाती है क्या, नहीं साहब। तो ये क्या करती है, ये ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी देती है, कौन, मुख्य क्वांटम संख्या।
तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपन। निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का संभव संभव नहीं है, वही सेम क्वेश्चन आ गया वापस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है क्वांटम संख्या का संभव जो है संभव नहीं है, उसकी अगर बात करें तो देखो सबसे पहले एन का मान 3 है ना, तो एन का मान 3 है तो एल का मान कितना हो सकता है, एल किसके बराबर होती है, एन माइनस 1 के बराबर होती है, यानी कि इसका मान जो है 2 हो सकता है। तो सही बात है, एन का मान 2 हो सकता है, और एल का मान अगर 2 है तो एम का मान 0 हो सकता है, क्योंकि अगर एल के लिए एम के मान रखें तो एम क्या क्या होंगे, है ना, एम होंगे -2 -1 0 +1 +2, 0 भी हो सकता है, और एस का मान प्लस का हाफ भी हो सकता है और माइनस का हाफ भी हो सकता है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल संभव है। दूसरा, एन का मान 3, एल का मान 2, एम का मान -2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एस का -a/2 हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। एन का मान 3 और एल का मान 3 कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एल तो जो है एन से 1 छोटा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये कभी भी संभव नहीं है, तो ये क्या हुआ है, असंभव हो गया। ठीक है, एल का मान 3 है तो एम का मान तो -3 हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए पूरा पूरा ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, जो ऑप्शन है गलत हो गया। एन का मान 3 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एल का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर एल का मान 0 है तो एम का मान भी 0 हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल क्या सही है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संभव और असंभव की स्थिति आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वापस घूम फिर के आ गया। मुख्य, द्विवंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रम से एक दूसरे से संबंधित है। मुख्य हमें पता है आकार से संबंधित है, द्विवंशी संरचना से संबंधित है यानी कि आकृति से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपन। उपकोष 3D के लिए क्वांटम संख्या n और l का मान क्या होगा, है ना, 3D के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें, ये आपको पूरा पोस्ट दे रखा है, तो इसमें जो पहले वाला मान होता है ये n का मान होता है, तो n का मान कितना हो गया 3, l का मान, है ना, तो d उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, अभी थ्योरी में पढ़ा था, और d के लिए कितना होता है, d के लिए 2 होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 और 2, यानी कि आंसर नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि m बराबर -1 और s बराबर +12 है तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकता। देखो m का मान -1 आ रहा है, तो -1 आ रहा है तो इसका मतलब d कक्षक भी हो सकता है, क्योंकि अगर m का मान -1 है तो l का मान एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा, और 1 होगा तो वो p हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और -1 तो d में भी आ सकता है, क्योंकि d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसमें भी आ सकता है, इसके लिए l का मान 1 होता है, f के लिए l का मान 3 होता है। तो -1 m का इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन s के लिए l का मान कितना होता है 0, तो m का मान कितना होगा 0, तो कभी भी इसमें -1 नहीं आएगा, और -1 नहीं आएगा तो s कक्षक के लिए कभी भी m बराबर -1 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सबके लिए हो सकता है, क्योंकि l बराबर 2 है, तो अगर इसके लिए m लिखे, है ना, m लिखे तो m किसके बराबर आएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, इसी प्रकार इसके लिए लिखे तो -1 0 +1। इसी प्रकार इसके लिए अगर m का मान लिखे तो m का मान क्या आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, तो देखो इन तीनों में m का मान जो है -1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसके लिए -1 कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए s कक्षक के लिए m बराबर -1 कभी भी संभव नहीं है। द्विविंशी क्वांटम संख्या 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होगी, है ना, देखो L का मान अगर 2 दे दे तो आपसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछे तो क्या होगा, तो हमें पता है कि M का मान जो है -L से 0 शामिल करते हुए +L तक होता है, यानी कि -2 -1 0 +1 +2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास से संबंधित मुख्य क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या कौन सी है ना, अंतरिक्ष में कक्षक के अभिविन्यास, अगर कक्षक के अभिविन्यास की बात करते हैं तो हम वहां पे किसकी बात करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m की बात करते हैं, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने जो है आज के अपना टॉपिक हुआ क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर पे हमारे जो है क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो इस प्रकार अपना स्ट्रेटजी रहेगा, हर सब टॉपिक पढ़ने के बाद में अपन उसके क्वेश्चन करेंगे भी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको कोई डेप्थ में या बड़ा जो है 4-5 लिस्ट बनवाने का काम हमारा नहीं रहेगा, या कई लोग जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स देते हैं, जैसे कहते हैं भी शॉर्ट नोट्स से जो है आप पार लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्ट पाथ नहीं होता। एटलीस्ट जितनी एनसीईआरटी है उतनी हमें पढ़नी है, और बिल्कुल इसी प्रकार
पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है हर सिलेबस में हर टॉपिक करवाया जाएगा, ताकि उस टॉपिक के हर क्वेश्चंस आप सोल्व कर सके, उसके व्याख्या को पढ़ सके। आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बिल्कुल ऑड लगेगा, ऐसा भी सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको आप रिवीजन में लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको जरूर आपके कंसेप्ट वहां कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे, और आपको ऐसा जरूर ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के अपने इस लाइव एपिसोड को अपने यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।